हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 8 है ये। और इस क्लास में हम करेंगे कि किसी डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस डायपोल पर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। इससे पहले की क्लासेज में हमने डायपोल के बारे में सारी बातें कर ली हैं। डायपोल का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर होता है, इक्वेटोरियल पे होता है, और पिछली वाली क्लास में हमने किया था किसी जनरल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है बच्चे, लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है और मैं आपको बोलूँगा आप हमारे साथ बने रहें और क्लासेस देखते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम इन सुंदर सी लाइन से। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, शिक्षक का काम है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना। चलिए बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल की 4th क्लास है ये। इससे पहले की क्लास में डायपोल के बारे में सब कुछ हो चुका है और मैं बोलूँगा अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखें, इससे पहले की जो 3 क्लास हैं। अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम 2 चीज़ें इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले किसी डायपोल पर कितना फोर्स और टॉर्क लगता है वो डिराइव करेंगे, और कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी डायपोल की, वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसकी डायरेक्शन ये है, एरो जहां है। एक डायपोल रखा हुआ है -q से q, और कितना एंगल है, थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ डायपोल की डायरेक्शन का एंगल है थीटा। अब बच्चे याद कीजिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, कितना होता है? हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो क्यू चार्ज पर कितना फोर्स होगा? क्यू इंटू ई। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्लास देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ इतनी बात है, एक डायपोल है रखा हुआ है। अच्छा, अब 11th क्लास का टॉपिक आप याद कीजिए जब आपने टॉर्क पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो आपको कपल याद होगा, इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो इस डायपोल को क्या करेंगे? रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो फोर्स है क्यू ई, इतना ही फोर्स है यहाँ क्यू ई, ये दोनों फोर्स मिलके इस डा, डायपोल को रोटेट करेंगे। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई जब डायपोल की डायरेक्शन में आपको बता रहा था कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे अलाइन होगा। ऐसे यहां होगा उसका प्लस और यहां होगा माइनस। मतलब अभी जिस पोजीशन में ये डायपोल है ये एक अनस्टेबल कंडीशन है, तो ये फोर्स इसको रोटेट करेंगे और उसके बाद ये डायपोल स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, ये बात। हमारा काम क्या है? टॉर्क निकालना। अब देखिए, चलिए ये मैंने क्या बनाया, ये 2a डिस्टेंस है इस डायपोल की लेंथ। ठीक है, और दो फोर्स हैं, ये F है और ये भी F है जो QE होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है येलो आप देख रहे हैं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं। अब हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क के लिए 11th क्लास में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपको अभी अभी लिखा हमने QE होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी देखिए वापस डायग्राम में, रब करता हूं आपको दिखाई दें चीजें ठीक से। ये देखिए, ये लेंथ थी 2a, डायपोल की लेंथ। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको बतानी है। अब देखिए, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अरे भाई ये जेड बन रहा है ना, देखिए बना जेड, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जब आप साइन थीटा लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस, ऐसे ही लिखेंगे। मतलब ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है? 2a साइन थीटा। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फोर्स था QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। ठीक है, अब याद कीजिए डायपोल मोमेंट क्या होता था? P होता था Q इंटू 2a। ये Q है, ये 2a है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P, डायपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास टॉर्क का कितना? PE साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद कीजिए, अगर आपने वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। दो वेक्टर A और B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? AB साइन थीटा। मतलब AB साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या फॉर्मूला आया है आपके पास? आपके पास है P साइन थीटा। अब जब साइन थीटा है और P वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको हम ऐसे लिख दें P क्रॉस E, और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डायपोल पे जो टॉर्क होगा वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है ये बात? चलिए, हमने फोर्स की बात की और हमने टॉर्क की बात की। तो इतना टॉर्क होता है डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, PE साइन थीटा या P क्रॉस E। अब नेक्स्ट बात करेंगे सिचुएशंस की। मैंने बोला जब थीटा जीरो है तो साइन थीटा जीरो होता है जीरो पर। मतलब टॉर्क कितना होगा? जीरो। मतलब जब टॉर्क जीरो होगा बच्चे, 0 डिग्री का मतलब है डायपोल का ऐसे अलाइन हो जाना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये स्टेबल कंडीशन में होगा, इस पर कोई फोर्स या टॉर्क काम नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आपने 11th क्लास में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये बात आप समझे होंगे कि ये स्टेबल की कंडीशन है। ठीक है ये बात? अच्छा, अगर हम बोले थीटा 90 डिग्री है, डायपोल ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फोर्स ऐसे होगा और उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ये तो बात है ग्राफिकली कैसे होगा। लेकिन अभी अभी फॉर्मूले में आप थीटा को 90 रखेंगे तो साइन थीटा 1 होगा। टॉर्क था अभी PE साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 हो गया, तो टॉर्क कितना हुआ? P इंटू ई। ठीक है, इतना मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क है डायपोल पर। ठीक है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी
कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपको ये बात पता होगी अच्छे से, पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैं बोलूं स्प्रिंग की बात करता हूं। एक स्प्रिंग है जो रेस्ट में है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन इस स्प्रिंग को आप अगर स्ट्रेच करें तो क्योंकि इसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो इस अब ये इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या करने की, अपनी पोजीशन को रीगेन करने की। मतलब अब ये अनस्टेबल हो चुकी है, इसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए इसके अंदर स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए बात करूं तो ये हमारी अर्थ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं। ये है अर्थ। जब तक कोई सब्सटेंस यहाँ है तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कोई भी बॉडी है, अगर बॉडी को ऊपर ले गए तो हम बोलते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई और उसको mgh बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ ये स्टेबल कंडीशन में था, ये जो बॉडी है ये स्टेबल थी। हमने एक हाइट पे लेकर इसको क्या कर दिया, इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और इस पोजीशन में चेंज की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई जो वापस इसको कहाँ लेके आएगी, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, मतलब ऊपर जाएगी तो एक फोर्स लगेगा जो इसको नीचे लाएगा। तो इतनी बात आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब कंडीशन अनस्टेबल होती है तो सिस्टम के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो सिस्टम को वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। मतलब सिस्टम जब भी अनस्टेबल होगा तो उसके अंदर स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम वापस चले जाते हैं। अब क्योंकि डायपोल स्टेबल होता है कब, अभी अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर डायपोल ऐसे रखा हो फील्ड के इस तरह से, ये है माइनस और ये है प्लस, तो ये है स्टेबल, अभी इसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं। लेकिन इस डायपोल को अगर हम रोटेट करें और इस डायपोल को इस तरह से शिफ्ट कर दें ऐसे, तो अब क्या है, ये अपनी स्टेबल कंडीशन से शिफ्ट हुआ है और अब अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब है अब इसके अंदर फोर्स जनरेट हुए हैं, फोर्स काम कर रहे हैं। अगर सीधे तौर पे बात करूं तो फोर्स एक फोर्स है, टेंडेंसी टू वर्क, काम हो सकता है और वर्क डन पॉसिबल है, इसका मतलब एनर्जी है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए, जब जब फोर्स होगा तब तब वर्क करने की कैपेसिटी होगी, और वर्क करने की कैपेसिटी है मतलब कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक है, ये बात। हम अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आपको बहुत बेसिक बातें समझा दी हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया है। ठीक है, अभी ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इस पर टॉर्क काम कर रहा है। टॉर्क इसको क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। हमने इसको थीटा एंगल पर रखा था। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो टॉर्क है ये इसको डी थीटा रोटेट करने में कितना वर्क करता है, डी डब्ल्यू। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अनस्टेबल में है तो टॉर्क कितना वर्क करेगा। ठीक है, अगेंस्ट, देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग टॉर्क। स्टेबल कंडीशन से बच्चे, आप जब डायपोल को रोटेट करना चाहोगे तो आपको वर्क करना होगा, क्योंकि आपके रोटेशन करने के अपोजिट एक टॉर्क काम करेगा जो अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, हमने ये लिखा टॉर्क डी थीटा।
आपको याद होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स की जगह पे कौन है, टॉर्क है। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था इसके जगह पे कौन है, इसके प्लेस पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा। ठीक है ये बात। चलिए अब हम बोल रहे हैं डी थीटा डिस्प्लेस रोटेट करने में डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो भाई पूरा थीटा एंगल रोटेट करने में कितना वर्क करना होगा, तो हमने क्या किया, इसको देखिए टॉर्क की जगह पे टॉर्क की वैल्यू रखी गई है, अभी अभी पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा टॉर्क हमने डिराइव किया था। इसको हम अगर इंटीग्रेट करें, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आप यूज कीजिएगा, इंटीग्रेशन का साइन आप यूज करें तो आप याद कीजिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो कितना नेट वर्क हुआ, थीटा रोटेट करने में इतना वर्क हुआ। ठीक है, इस माइनस को मैंने आगे लिखा है। अब देखिए बच्चे दो वेक्टर हैं, p वेक्टर क्वांटिटी है और e भी वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में है cos थीटा। अगर आपने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि पी ई साइन थीटा को मैंने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है, p डॉट ई, ऊपर देखिए मैंने एरो लगाया है, वेक्टर यूज किया और आगे साइन, ये जो माइनस था ये, मतलब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है कौन, वर्क डन। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक थर्ड क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ये बात। चलिए मतलब हमने वर्क निकाल लिया, थीटा वर्क करने में हमको कितना काम करना पड़ा, डब्लू इतना, माइनस पीई साइन थीटा। अब मैं क्या बोलता हूं, अभी अभी याद कीजिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल कोट किया था अर्थ वाला, वापस बना, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, बच्चे अगर 11th क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ी है, तो आप याद होगा जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। 11th क्लास में थ्योरम थी वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना वर्क सिस्टम पे होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में जनरेट होगी, स्टोर होगी। ठीक है ये बात। तो मैं क्या बोलता हूं कि हमने थीटा रोटेट करने के लिए जितना वर्क किया है यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। इस लाइन को पढ़िए आप, ये वर्क डन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब किसी एंगल पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी। पी और ई का नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, ये फार्मूला आपको एज इट इज याद रखना होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए ये इतनी बात हो गई। अगर मैं बोलूं कि जो इनिशियली एंगल था वो थीटा 1 था और फाइनल एंगल हमने किया थीटा 2, तो अभी याद कीजिए जहां हमने इंटीग्रेशन किया था, जहां इंटीग्रेशन किया था हमने किसका, पी ई साइन थीटा, हम इंटीग्रेट करते उसको लिमिट यूज करते थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये क्या होता कॉस थीटा, और कॉस थीटा में जब हम लिमिट रखते तो हम क्या लिखते, कॉस थीटा 2 अपर लिमिट रखते माइनस कॉस थीटा 1। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए वापस दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया तो ये देखिए लिमिट यूज की हमने कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस को मैं यहाँ अंदर लेके आऊं तो देखिए ये थीटा 1 कॉस थीटा 1 पहले हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला आप एज इट इज सीधा सीधा याद रखेंगे
कि किसी डायपोल को θ1 से θ2 मान लो 30 डिग्री टू 60 डिग्री रोटेट किया जा रहा है, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी। तो ये फार्मूला आप यूज कीजिए, 30 टू 60 डिग्री एज इट इज, और कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ये बात। चलिए बच्चे, आज के जो 2 टॉपिक पढ़ाने थे मुझे वो कंप्लीट हुए। आज की क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे। 2 स्फीयर आप देख रहे हैं, चार्ज्ड स्फीयर हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, -10 कूलम इसका चार्ज है और इसका चार्ज है 20 कूलम। क्वेश्चन ये है कि जब इन दोनों स्फीयर को टच कराया जाएगा और टच कराने के बाद वापस इनको सेपरेट करें, तो आप मुझे ये बताएंगे इन दोनों स्फीयर्स का चार्ज कितना होगा। ये दोनों मेटल स्फीयर हैं, ए का चार्ज और बी का चार्ज कितना होगा आफ्टर इन दोनों को कंडक्ट कराया, टच कराने के बाद वापस से सेपरेट कर दिया इनको। ये क्वेश्चन है आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही बच्चे। थैंक यू।